गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक विसर्ग संधि है, जो कि ये मेरा विसर्ग संधि का दूसरा भाग है। भाग एक में हमने विसर्ग संधि के अर्थ के बारे में जाना, उसकी परिभाषा के बारे में जाना, दो नियमों को हमने देखा। आज तीसरे नियम को देखेंगे, लेकिन तीसरे नियम को देखने से पहले मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक अपने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन वीडियोस में उनसे रिलेटेड नोट्स डाल रखे हैं। तो आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन नोट्स को देख सकते हैं, जो कि वीडियो को समझने में आपकी काफी मदद करेगी। तो आइए चलते हैं अपने तीसरे नियम की तरफ, जो कि विसर्ग का श में परिवर्तन है। लेकिन इस श में परिवर्तन करने से पहले मैं आपको विसर्ग संधि के अर्थ के बारे में एक बार और बताना चाहूंगी और उसके दो नियमों के बारे में एक बार और बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले विसर्ग संधि का अर्थ क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विसर्ग का मतलब ये चिन्ह से होता है, मीन्स जहां दो डॉट साथ में आएंगे इस तरीके से, उसे हम विसर्ग कहते हैं। और संधि का अर्थ है मेल मिलाप या जोड़। मीन्स कहने का मतलब कि जहां विसर्ग का मेल मिलाप या जोड़ किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है या व्यंजन से हो रहा है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के दो नियमों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। कौन कौन से दो नियम है। पहला, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। अब ये विसर्ग का ओ में परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो यदि विसर्ग से पहले अ आए और विसर्ग के बाद में अ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, या य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण आए, तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा नियम हमारा क्या था। दूसरा नियम था कि विसर्ग का र में परिवर्तन। विसर्ग का र में कब परिवर्तन होता है, जब विसर्ग से पूर्व अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो। मीन्स अ या आ नहीं, उससे भिन्न कोई स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद अ से औ तक कोई स्वर हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। ये हमारा दूसरा नियम था। आइए तीसरे नियम को देखते हैं। तो तीसरा नियम हमारा यह है कि विसर्ग का श में परिवर्तन। अब इस श को क्या बोलते हैं, तालव्य श बोलते हैं। तो कैसे हो रहा है विसर्ग का श में परिवर्तन, देखते हैं। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, ठीक है। मीन्स सपोज ये विसर्ग है, इसके पहले स्वर होना चाहिए और बाद में च, छ या श में से कोई हो, तो विसर्ग का श मीन्स तालव्य श, हाफ तालव्य श हो जाता है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें इसके लिए हमें चाहिए, दो चीजें चाहिए। पहला, विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो, ठीक है। और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, या तो च होना चाहिए, छ होना चाहिए, या तो श होना चाहिए। इन तीनों में से अगर कोई हो तो विसर्ग का श हो जाता है। तो एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख रखा है, दुह प्लस चरित्र। तो जब हम दू को वर्ण विच्छेद करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हमारा द हलंत के साथ और छोटा ऊ, ठीक है। ये हमारा हो गया वर्ण विच्छेद दू का, ठीक है। तो हम क्लियरली यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है हमारा स्वर है। तो इसका पहला नियम जो क्या है कि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, तो ये कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, कि स्वर है। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, तो उसके बाद होना चाहिए कि च, छ या श में से कोई हो। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि च है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा नियम भी कंप्लीट करता है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे। तो जब भी विसर्ग के पूर्व कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद च, छ या श में से कोई हो, तो विसर्ग किस में बदल जाता है, श में बदल जाता है। मीन्स विसर्ग की जगह क्या आ जाता है, तालव्य हाफ श आ जाता है। कैसे आता है देखेंगे। तो दू का दू हम कर लेंगे, ठीक है, और विसर्ग की जगह क्या हम कर लेंगे, तालव्य हाफ श और चरित्र। अब ये देखिए, ये क्या हमारा करेक्ट है, नहीं, क्यों,
करेक्ट है? नहीं। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि कभी भी पाई वाला वर्ण शब्द के बीच में नहीं आता है, क्योंकि उसके साथ पाई होती है, तो वो बिना पाई के लिखा जाता है। तो ये हमारा दुष्चरित्र ऐसे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है निह प्लस छल। अब ये निह प्लस छल कैसे करेंगे? सेम उसी तरह करेंगे, नी, ठीक है, और विसर्ग की जगह क्या हम लेंगे? तालव्य हाफ श, छ ल, निश्चल, ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्या? निह प्लस चिन्ह। नी ले लेंगे, ठीक है, विसर्ग की जगह तालव्य हाफ श और चिन्ह। ये हमारा करेक्ट है? नहीं। क्यों नहीं करेक्ट है? इसलिए कि जब भी हम हाफ श लेते हैं और उसके बाद ह्रस्व ई की मात्रा होती है, तो क्या करते हैं, जो हाफ हमारा वर्ण है उसको भी उसके साथ अटैच कर लेते हैं। तो कैसे हम लिखेंगे? निश्चिंत। ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दुह प्लस शासन। ये इजी है, आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले एक ऐसा कर चुका है। दुशासन, करेक्ट। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दुशासन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हरि प्लस चंद्र। अब इसे कैसे करेंगे? तो हरि का हरि हम लिखेंगे और विसर्ग की जगह हम तालव्य हाफ श लिखेंगे और चंद्र लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? हरिश्चंद्र। दुह प्लस चक्र, इसे कैसे लिखेंगे? दू तालव्य हाफ श चक्र, दुष्चक्र, करेक्ट। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये कौन सा हमारा परिवर्तन था? कौन सा विसर्ग का नियम था? विसर्ग का श में परिवर्तन, तालव्य श में परिवर्तन। क्या था इसका? कि विसर्ग के पहले यदि कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद में यदि च, छ या श में से हो तो विसर्ग का श हो जाता है। तो आई होप आपको ये तीसरा नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अपने चौथे नियम की तरफ देखते हैं क्या है। विसर्ग का श में परिवर्तन। अब इस स को क्या हम बोलते हैं? दंत स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे परिवर्तन होता है देखते हैं। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, सेम चीज यहां पर भी हो रही है कि पहले कोई स्वर हो, ठीक है, कोई स्वर हो, ठीक है, और हो तथा बाद में त थ स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। तो इसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? त होना चाहिए, थ होना चाहिए या स होना चाहिए, दंत स। तो किस में परिवर्तन हो जाता है? हमारा दंत स में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें भी विसर्ग के पहले हमें स्वर होना चाहिए और विसर्ग के बाद त थ या स में से होना चाहिए, तो हमारा स में परिवर्तन होता है। कैसे होता है? कुछ यहाँ पे उदाहरण मैंने लिख रखे हैं, उनको सॉल्व करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे निह, निह मैंने लिख रखा है। अब इस नी को जब भी हम ब्रेक करेंगे, नी को, तो हमारा कैसे ब्रेक होगा? न प्लस ह्रस्व ई, ठीक है। तो ये देखिए आप, यहां पर क्या हो रहा है? स्वर आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला नियम तो हमारा कंप्लीट कर रहा है। अब दूसरा नियम हमारा क्या है कि स, त, थ या स होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा स आ रहा है, ठीक है। तो इसको करते हैं, नी स संकोच, नी संकोच, ठीक है। निह प्लस संकोच अगर लिखेंगे तो नी संकोच हमारा शब्द बनकर आएगा। नेक्स्ट क्या है? दुह प्लस तर। दू, विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा हमारा? त है तो क्या हो जाएगा? स हाफ हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा दुस्तर। कहने का मतलब कि पहले और दूसरे शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो भी परिवर्तन हो रहा है वो हमारे विसर्ग की जगह परिवर्तन हो रहा है। मीन्स विसर्ग की जगह हम दूसरा वर्ण ला के रख रहे हैं। लेकिन इसके लिए जो हमारा पहला है
विसर्ग से पहले का है उसमें कोई स्वर होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में है उसमें से त, थ या स में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, तब जाकर परिवर्तन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मनः प्लस ता, मन। ठीक है, अब इसमें देखिए न में अ छिपा हुआ है तब जाके ये व्यंजन होता है, नहीं तो ये हलंत के साथ लिखते हैं। बिना स्वर का जब भी व्यंजन हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, हलंत के साथ लिखते हैं, लेकिन इसमें व्यंजन हमारा छिपा हुआ है इसलिए हम न इस तरह लिखते हैं। तो मनः स ताप, मनस्ताप। ठीक है, नमः प्लस ते, तो नम नम, यहाँ पे हाफ दंत स और ते, नमस्ते। नेक्स्ट देखिए निह प्लस तार, अब इसको कैसे करेंगे, नी दंत हाफ स तार, निस्तार। ठीक है, दुह प्लस साहस, तो दू। ठीक है, दंत हाफ स और साहस, दुस्साहस। ये हमारा उदाहरण हो गया। तो फिर से एक बार देखेंगे, विसर्ग का स में परिवर्तन कब होता है, जब विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद त, थ, स में से कोई हो तो किसमें, दंत स में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारा चौथा नियम हो गया। अब आइए पांचवें नियम को देखते हैं। पांचवा हमारा नियम है विसर्ग का श में परिवर्तन। ठीक है, अब इस श को हम क्या बोलते हैं, इस श को हम मूर्धन्य श बोलते हैं। तो कब होता है परिवर्तन देखते हैं, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा बाद में क्या होगा, क, ख, ट, ठ, प और फ, इनमें से कोई हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। देखते हैं क्या है परिभाषा, यदि विसर्ग से पहले क्या हो, कोई स्वर हो, क्या हो, कोई स्वर हो तथा बाद में क, ख, ट, थ, प, फ हो तो, मीन्स इनमें से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है, श में बदल जाता है, मीन्स मूर्धन्य श में बदल जाता है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। दुह प्लस प्रकृति, धनु
धनु प्लस टंकार, ठीक है। निह प्लस फल, और कुछ देख लेते हैं। निह प्लस पाप, निह प्लस कलंक, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, दुह प्लस कर्म, ठीक है। ये हमारे कुल 6 उदाहरण हमने लिख रखे हैं। अब आइए इनको देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दुह प्लस प्रकृति मैंने लिख रखा है। अब क्या होना चाहिए, पहले विसर्ग से पहले कोई स्वर होना चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूं कि यहाँ पर जब भी हम इसको वर्ण विच्छेद करेंगे द हलंत के साथ आएगा और उ स्वर आएगा। तो द जो है हमारा पहले आएगा और उ बाद में आएगा। तो हमारा पहला नियम ये कंप्लीट कर दे रहा है कि इससे पहले कोई, विसर्ग से पहले कोई क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। दूसरा नियम हमारा क्या है कि क ख ट ठ प फ में से कोई होना चाहिए। तो ये हमारा प आ रहा है, तो कैसे इसे लिखेंगे, दू लिखेंगे, ठीक है। विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा हमारा, हाफ मूर्धन्य श हो जाएगा और प्रकृति, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, दुष प्रकृति। दूसरा क्या है, धनु प्लस टंकार। तो धनु लिखेंगे पहले, विसर्ग की जगह क्या लिखेंगे, हाफ श लिखेंगे मूर्धन्य और टंकार, धनुष धनुष टंकार। निह प्लस फल, इसे कैसे करेंगे देखते हैं। नी विसर्ग की जगह हाफ मूर्धन्य श और फल, निष्फल, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं निह प्लस पाप। तो ये हमारा हो गया नी, विसर्ग की जगह क्या लेंगे, मूर्धन्य हाफ श, तो क्या हो जाएगा, निष्पाप, ठीक है। मीन्स दे आपको दिख रहा होगा कि मैंने शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया। जो भी हमारा परिवर्तन हो रहा है किसकी जगह हो रहा है, विसर्ग की जगह हो रहा है। मीन्स विसर्ग की जगह हम दूसरा वर्ण लाके रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निह प्लस कलंक। अब ये कैसे होगा, नी विसर्ग की जगह मूर्धन्य हाफ श और कलंक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म, दुह प्लस कर्म दुष्कर्म। कैसे, दू विसर्ग की जगह हमने क्या रखा, मूर्धन्य हाफ श और कर्म, ये हमारा दुष्कर्म हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, ठीक है, ये स्वर सब ये है हमारा, तथा बाद में क ख ट ठ प फ। अभी देखिए इसमें प है, इसमें ट है, ठीक है, इसमें हमारा क्या है, फ है, इसमें हमारा क्या है, प है, क है और इसमें भी क है। तो ये सब हमारे नियम पूरा कर रहे हैं। तो ये उदाहरण हमने अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये हमारा छठा नियम है। छठा नियम क्या है कि विसर्ग का लोप और पहले आने वाले स्वर का दीर्घ होना। कैसे कैसे विसर्ग का लोप होगा और क्यों पहले आने वाले स्वर दीर्घ हो जाएगा। इसलिए देखिए क्या नियम है उसके पीछे। यदि विसर्ग के आगे र हो तो, अब विसर्ग के आगे क्या होगा, ये विसर्ग ये है, इसके पीछे का साइड ये होगा, आगे का साइड ये होगा। तो हम यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे हमारा र है, ठीक है। विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग क्या होता है, लुप्त हो जाता है। क्या होता है,
लुप्त हो जाता है और उस विसर्ग के पहले, ये विसर्ग है, ये हमारा लुप्त हो जाएगा और उस विसर्ग के पहले, पहले मतलब इधर नी के साइड का स्वर दीर्घ हो जाता है। तो नी में हमारा कौन सा स्वर है? ह्रस्व ई है, ठीक है, ह्रस्व स्वर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ होके क्या बन जाएगा? नी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। नी बनेगा, दीर्घ हो गया ह्रस्व का, ह्रस्व ई की जगह दीर्घ यहां पे हो गया। विसर्ग की जगह क्या होगा? विसर्ग की जगह कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे यही होगा कि दो चीजें हमें देखनी है कि क्या होना चाहिए। पहला, विसर्ग के आगे र होना चाहिए। र होगा तो हमारा विसर्ग लुप्त हो जाएगा। तो र है, विसर्ग लुप्त हो गया, ठीक है। दूसरा क्या नियम है? दूसरा ये है कि लुप्त होने के बाद विसर्ग के जो ह्रस्व मात्रा है वो दीर्घ में बदल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा न के ऊपर ह्रस्व ई है तो हम इसको दीर्घ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नी हो गया और रस, नीरस। दूसरा देख लेते हैं, निह प्लस रज, सेम उसी तरह है। न पे दीर्घ ही कर दिया हमने और विसर्ग जो है हमारा लुप्त हो गया और रज, नीरज, ठीक है। निह प्लस रोग, ठीक है, ये भी हमारा दीर्घ हो जाएगा। तो नी और विसर्ग विलुप्त हो जा रहा है तो निरोग, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने कुल 6 नियमों के बारे में आपको बताया था पहले वीडियो में कि हम 6 नियम के विषय में चर्चा करेंगे। लास्ट हमारा यही नियम था कि विसर्ग का लोप और पहले आने वाले स्वर का दीर्घ हो जाना। लेकिन बहुत देखने के बाद मैंने देखा, और बुक्स में हम जब बुक्स रीडिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऐसा विसर्ग आता है जो कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विसर्ग के साथ यूज किए जाते हैं। वो कैसे शब्द होते हैं और उनमें परिवर्तन क्यों नहीं किए जाते हैं? तो उसी को मैंने यहाँ पर एक ऐड किया है। इसमें 6 के बाद 7वां नंबर ऐड किया है। वो क्या है देखते हैं। विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स क्या क्या हो तो, यदि विसर्ग हमारा ये है, ठीक है, इसके बाद मीन्स द्वितीय शब्द में क या प में से कुछ भी हो, ठीक है, तो विसर्ग हमारा एज इट इज अपने स्थान पर रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं, एक पहला उदाहरण देखते हैं हमारा अंत प्लस करण। अब ये देखिए, अंत मैंने लिख दिया और विसर्ग एज इट इज अपनी जगह रहेगा। क्या हटेगा? सिर्फ प्लस का निशान, प्लस का चिन्ह हटेगा और उसकी जगह करण हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? प्रातः काल। अब सिर्फ इसमें भी प्लस का निशान या चिन्ह हमारा हटेगा, तो क्या हो जाएगा? प्रातः काल, ठीक है। देखिए कोई चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ जो प्लस का निशान है वही हमारा हटा है और दोनों शब्द एज इट इज हमने रखे हैं। पय प्लस पान, पय प्लस पान हमारा लिखा था, प्लस हमने हटा दिया, पय पान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रजह प्लस कड़। तो रजह कड़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अधः प्लस पतन। अधः पतन, कोई भी चेंजेस कहीं भी नहीं हुए हैं। सिर्फ कहाँ चेंजेस हुए हैं? जो प्लस का निशान हमारा है इसको हमने हटा दिया है। जैसे कि हम संधि विच्छेद में प्लस का निशान लगाकर करते हैं संधि विच्छेद, तो उसको मैंने हटाकर उसको एक शब्द के रूप में बना दिया। लेकिन क्यों शब्द के रूप में बनाया है? इसलिए कि विसर्ग के बाद, ये हमारा जो विसर्ग है इसके बाद यदि क या प हो तो देख रहे हैं इसमें क है, क है, प है, क है, प है, ठीक है। हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। मीन्स विसर्ग अपनी जगह एज इट इज रहता है, वो कहीं नहीं जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वो अपनी जगह पर ही रहता है।
तो ये हमारा 7वां नियम हो गया। तो इसी के साथ हमारी विसर्ग संधि खत्म हो जाती है। विसर्ग संधि खत्म होने के साथ ही हमारा संधि के जितने भी प्रकार मैंने किए थे वो भी खत्म हो जाते हैं, जिसमें हमने कौन कौन सी संधि की थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी ऐसे विद्यार्थी हो जिनको कि विसर्ग संधि समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि बहुत सारे नियम हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा हो, तो उनको भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो वीडियो को अच्छे से समझ सके, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।